दोस्तों नमस्कार। कल आगरा में पूरे दिन करणी सेना ने तांडव किया, तलवारें लहराई, गालियां दी, हत्या की धमकी दी, कहीं जीभ काटने तो कहीं जूते मारने का ऐलान किया गया रामजी लाल सुमन के लिए। रामजी लाल सुमन कोई ऐरा गैरा व्यक्ति नहीं है। हालांकि इस देश के संविधान ने हर व्यक्ति को गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार दिया है, लेकिन रामजी लाल सुमन तो राज्यसभा के माननीय सदस्य हैं। फिर भी उत्तर प्रदेश का प्रशासन जिस तरीके से संरक्षण दे रहा था करणी सेना को, अव्वल तो इन पर एनएसए लगाया जाता, यूएपीए लगाया जाता, लेकिन तलवारें लहराते ये जातीय गुंडे जो अपनी सरकार के दंभ में जिस तरह से धमका रहे थे पूरे आगरा को, और आगरा को ही नहीं, सोशल मीडिया और मीडिया के माध्यम से पूरे देश के दलितों को, बहुजनों को, पिछड़ों को जो धमकाने की साजिश कर रहे थे, क्या उसके पीछे मानसिकता है? जरा इसकी ही पड़ताल करेंगे और इस मुद्दे पर खास तौर पर बात करेंगे कि अप्रैल का महीना बहुजनों के लिए उत्सव का महीना होता है, अपने इतिहास को याद करने का महीना होता है, अपने महापुरुषों को याद करने का महीना होता है। वो वैचारिकी, वो चेतना और रगों में दौड़ता हुआ लहू कहीं ये तलवारों का सामना करने के लिए उमड़ आया तो फिर क्या होगा? क्या देश को गृह युद्ध में झोंकने की तैयारी चल रही है हिंदुत्ववादी सरकार के द्वारा? जरा इसी पर करेंगे पड़ताल। अव्वल तो होना यह चाहिए कि हर व्यक्ति को विरोध करने का अधिकार लोकतांत्रिक तरीके से सबको है। संविधान में वो तरीका है कि आप विरोध कर सकते हैं, अगर किसी की बात से कोई तकलीफ हुई है तो आप एफआईआर करा सकते हैं, लेकिन कानून हाथ में लेने का अधिकार ना आपको है ना आपके आकाओं को है। लेकिन सरकार है, सैया भय कोतवाल तो डर काहेगा। जरा समझने की कोशिश कीजिए कि ये जो महीना है 5 अप्रैल, इस देश में अगर कभी भी अखंड भारत बना, अफगानिस्तान से लेकर के और ईरान की सरहदों तक छूता हुआ भारत, वो अखंड भारत, तो वो सम्राट अशोक के समय पर था। वही सम्राट अशोक जिसने अपने बेटा और बेटियों को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए लगा दिया, शांति, अहिंसा और बौद्ध धर्म के करुणा का संदेश देने के लिए पूरे दुनिया में भगवान बुद्ध के शिक्षाओं को, उनके देशनाओं को पहुंचाने के लिए जगह जगह शिलालेख बनाए गए, स्तंभ खड़े किए गए। वो समृद्धि भारत की, एक अनुमान के मुताबिक सम्राट अशोक के समय भारत की जो जीडीपी थी वो वैश्विक जीडीपी का 33.5%, यानी पूरी दुनिया की जो इकोनॉमी थी उसका 1/3 भारत की इकोनॉमी थी। अगर आप विश्व गुरु, सोने की चिड़िया कहना चाहते हैं तो सिर्फ अशोक के समय के भारत को। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद पुष्यमित्र शुंग के द्वारा जो तांडव किया गया, मैं उसी शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, जहां बुद्धिस्टों की गर्दनें उतारी जाने लगी, एक एक गर्दन को काटने वाले को दिनार सोने के सिक्के इनाम में दिए जाने लगे। और हुआ क्या? धीरे धीरे ही नहीं, बहुत त्वरित गति से जिस देश में जन्मा बौद्ध धर्म वो समाप्त हो गया। लेकिन जहां पहुंचा चीन और जापान, वो आज दुनिया के किसी भी बड़े देश के साथ मुठभेड़ कर रहे हैं। उनकी इकोनॉमी आप देखिए, लगातार बल्लियों उछल रही है। और वो जापान जो परमाणु युद्ध में, परमाणु आक्रमण में अपना सब कुछ खो बैठा था, लेकिन उसने युद्ध के बदले शांति और करुणा, लेकिन विकास, मेहनत, ज्ञान, वैज्ञानिक चेतना, इसके जरिए फिर से वो प्रगति हासिल की, जिससे रश्क करने वाले दुनिया के सारे देश हैं। तो 5 अप्रैल को सम्राट अशोक की जयंती होती है। 11 अप्रैल को मैं जिन्हें दादा साहेब कहता हूं, ज्योतिबा फूले, हमारे लिए बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर हैं, तो दादा साहब ज्योतिबा फूले जो बाबा साहब अंबेडकर के गुरु हैं, उनकी जयंती होती है।
जिन्होंने अपनी पत्नी सावित्रीबाई फूले के साथ मिलकर के, उनकी मित्र फातिमा शेख के साथ मिलकर के इस देश में महिलाओं के उद्धार के लिए जो काम किया, बच्चों की शिक्षा के लिए, अंत्यज अछूतों के बच्चों की शिक्षा के लिए, महिलाओं कन्याओं की शिक्षा के लिए विद्यालय खोले और खुद आक्रमण झेला उन पुरोहित पंथियों का। कभी गोबर फेंकते थे तो कभी लैट्रिन फेंकते थे, लेकिन हार नहीं मानी। असली विद्या की देवी अगर कोई इस देश में मानी जा सकती है तो वो सावित्रीबाई फूले। लेकिन जब फिल्म आती है तो कुछ लोग, जिन्हें लगता है कि नहीं साहब ये तो अनर्थ हो जाएगा, फिल्म पर रोक लगा दी जाती है। उसकी रिलीज नहीं होती है 12 तारीख को जब होनी थी। और सुना है कि लगातार उस फिल्म के तमाम डायलॉग्स काट दिए गए, इसलिए क्योंकि तकलीफ हो रही है। अरे जिन तकलीफों से उन्होंने लोगों को निकाला है, जो आज उनके ऋणी हैं, उनकी केवल शब्दों से आपको तकलीफ है। बहरहाल उनकी जयंती 11 अप्रैल और 12 को आगरा कूच करने की जो मुनादी की गई थी करणी सेना के द्वारा, एक तरह से पूरे बहुजन उत्सव के उस माह में एक बड़ी चुनौती उन बहुजनों के सामने, दलितों पिछड़ों के सामने। और ये हिंदुत्व की चुनौती, जिस चुनौती का मुकाबला करने के लिए डॉक्टर अंबेडकर ने नवयान बौद्ध धर्म स्वीकार किया था कि बुद्धिज्म और हिंदुत्व का एक इतिहास रहा है संघर्ष का। आने वाले दिनों में अगर कोई चुनौती हिंदुत्व की आएगी तो उसका मुकाबला यही बुद्धिज्म करेगा। और आज डंके की चोट पर यह कहा जा सकता है कि अगर हिंदुत्व के आक्रमण का कोई मुकाबला कर रहा है तो वो केवल अंबेडकरवाद है, जिसके भीतर बुद्धिज्म है। तो उस बुद्धिज्म के मुकाबले आज जो हिंदुत्व की राजनीति है, वो उन तमाम बहुजनों को, जिनके लिए कभी तथागत बुद्ध ने कहा था बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, लेकिन वो चंद मुट्ठी भर लोग, जो विशेषाधिकार संपन्न लोग, जो सामाजिक रूप से अपने आप को श्रेष्ठ होने के मुगालते में जीने वाले लोग, जिन्होंने इस देश के संसाधनों पर, शिक्षा हो, धन हो, संपत्ति हो, सब पर जो एकाधिकार बना करके रखा और लाखों करोड़ों लोगों को गुलाम की तरह जिंदगी जीने के लिए छोड़ दिया, आज वो लोग सत्ता में फिर से लौट आए। और इसीलिए रामजीलाल सुमन तो सिर्फ एक व्यक्ति हैं। रामजीलाल सुमन के माध्यम से इस देश के संविधान को, इस देश की लोकसभा और राज्यसभा को, इस देश के विधान को और इस देश के बहुजनों को जो चुनौती दी जा रही है, उसका क्या मुकाबला करने के लिए बहुजन निकलेंगे। निकलना चाहिए लोकतांत्रिक तरीके से, उस संवैधानिक तरीके से। लेकिन सवाल यह है कि वो करोड़ों लोग अगर अपने घरों से बाहर निकल करके आ गए तब क्या होगा। इस सरकार को यह सोचना चाहिए कि जिन्हें प्रदर्शन करने का अधिकार है, ऑब्वियस है कि है, लेकिन उन्हें इस तांडव के पीछे जो हिंदुत्व की पूरी राजनीति है, उस राजनीति को समझने की जरूरत है। अच्छा है कि कम से कम अखिलेश यादव ने एक बड़े मुद्दे का सामना करने का मन बना लिया है। वो 19 तारीख को आगरा पहुंच रहे हैं इस मुनादी का सामना करने के लिए। और कल अखिलेश यादव ने इटावा में डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण भी किया। कल वो खबर दबा दी गई, लेकिन अखिलेश यादव अब उस तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं जो उनका पीडीएफ फॉर्मूला था। हम लोग इसी इंतजार में हैं कि अखिलेश यादव जो बार बार फरसा उठा लेते हैं, कम से कम इस बार गलती नहीं करेंगे। इस बार वो दलित बहुजनों के वंचितों की राजनीति करेंगे। इस बार उन्हीं के मुद्दों पर सामने आएंगे और ये जो पूरा हिंदुत्व का तांडव है, इसका वो सामना करेंगे। इंतजार तो मायावती जी का भी है कि वो आए और कम से कम इस मुद्दे के खिलाफ खड़े। ये जरूरी नहीं है कि रामजीलाल सुमन आपके सांसद हैं या अखिलेश यादव के सांसद हैं। जरूरी इस बात की है कि अगर कोई जाति समुदाय इस आक्रामकता के साथ डराने का काम समाज को कर रहा है तो कम से कम खुल करके बोलने की जरूरत है। लेकिन अभी कोई ट्वीट भी नहीं आया, हम इंतजार कर रहे हैं उसका। और हमें इंतजार तो राहुल गांधी का भी है, हमें इंतजार तो उन राजनीतिक दलों का भी है कि वो जो संविधान को बचाने की बात कर रहे हैं,
वो खुल करके खड़े हों इस मुद्दे पर और ये कहें कि इस देश में किसी भी जाति समुदाय को कानून हाथ में लेने का अधिकार नहीं दिया जाएगा। और अगर ऐसा होता है तो फिर हम संसद से लेकर के सड़क तक आंदोलन करेंगे उसी लोकतांत्रिक और संवैधानिक तरीके से। लेकिन ये जो हो रहा है ये महीना कौन सा है, ये सीधा चुनौती है। और मैं बार बार कहता रहा हूं कि पहले इन्होंने ईसाइयों को डराया, मुसलमानों को डराया, और अब असली इनका उद्देश्य इस देश के बहुजनों को आतंकित करना है, डराना है। दलितों के भीतर और आदिवासियों ने जो पिछले 80 साल में जो तरक्की की है उनकी मेधा से ये डर गए हैं। जो सो कॉल्ड मेरिटधारी लोग हैं इन्हें अपनी क्षमता पर विश्वास नहीं है, लेकिन आक्रामकता, उस आक्रामकता के जरिए कंपटीशन करने की हिम्मत नहीं है। उस आक्रामकता के जरिए वो डराना केवल जानते हैं, हथियार उठाना ये लोकतंत्र में संभव नहीं है। लोकतंत्र इसकी इजाजत नहीं देता, संविधान इसकी इजाजत नहीं देता। लेकिन वो अगर ऐसा कर रहे हैं तो जाहिर तौर पर सत्ता का संरक्षण खुलेआम मिला हुआ है। योगी आदित्यनाथ की राजनीति भले ही इसमें हो कि उन्हें नरेंद्र मोदी और अमित शाह को भी चुनौती देनी है, लेकिन असल में ये चुनौती तो इस देश के बहुजनों को है। इस देश के दलितों, पिछड़ों, वंचितों को इस बात को समझना होगा। और ये डर का माहौल तो अभी रामनवमी के जुलूस में देखा। मस्जिदों के सामने लहराती हुए तलवारें, बंदूकें, कट्टे, तमंचे, ये क्या दिखाता है कि ये देश लोकतांत्रिक तरीके से चल रहा है क्या? लेकिन उन्हें इस बात को समझना होगा कि इस देश का बहुजन अगर सड़क पर आ गया तो फिर जो बात कभी अंग्रेजों के लिए कही थी कर्पूरी ठाकुर ने कि अगर भारतीय थूक भी दें तो अंग्रेज बह जाएंगे, उस ताकत को नजरअंदाज ना किया जाए। इस बात को इन सत्ताधारियों को भी समझना चाहिए और उन वर्चस्वशालियों को भी, क्योंकि जिसके हाथ में कुछ नहीं, जो निहत्था है, लेकिन उसका आत्मबल टकराने के लिए पर्याप्त है। इस चेतावनी को समझने की जरूरत है कि यह महीना कौन सा है, और अगर लोग सड़क पर आ गए तो फिर क्या होगा। ये तलवारें नहीं लहराई जाएं तो बेहतर होगा। अच्छा तो ये होता कि इन हाथों में, इन नौजवानों के हाथों में कलमें होती, किताबें होती, अमेरिका जा रहे होते, वो वजीफे ले रहे होते, नौकरियां कर रहे होते, तो इस देश के मस्तिष्क पर तमगा होता, ऐश्वर्य होता। लेकिन ये चमकदार जो तलवारें हैं वो खून की प्यासी जरूर नजर आती हैं, लेकिन देश का नाम डुबोती हैं। समझने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।